वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब व दाखिला इरफान कादर से मिलने डिफेंस लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब व दाखिला हैं। इससे पहले साबिक़ जज रहे, इससे पहले अटॉर्नी जनरल रहे और इसी तरह प्रोसिक्यूटर जनरल रहे नैब के 2 दफ़ा। इन सब में से कौन सा ओहदा अच्छा लगा? जो मेरा दौर था बतौर अटॉर्नी जनरल के, वो पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा यूनिक दौर था, क्योंकि मैं एक तरफ था और सुप्रीम कोर्ट और सारी सियासत जो थी पाकिस्तान की वो दूसरी तरफ थी। आप अकेले थे? मैं अकेला था और मेरी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इस हद तक थी कि जब पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की, तो कम से कम जो मौर्रिख़ हैं उनके लिए मैं इतना मवाद छोड़ के जाऊँगा कि इंशाल्लाह उसमें मुझे उम्मीद है कि मैं सुरखरू होऊंगा। और मुझे अपना आखिरी दिन याद है एज अटॉर्नी जनरल, जब मैं निकल रहा था तो गालिबन मुझे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, मतियुल्लाह जान थे या दूसरे थे, कि जी आपको क्या महसूस हो रहा है, आप जा रहे हैं? तो मैंने एक ही बात की थी, मुझे एक गाना याद आ गया पुराना इंडियन, कि लता मंगेशकर का था, रहें ना रहें हम महका करेंगे बाग़े वफ़ा में बन के सबा बन के कली। मुझे ये याद आया। वकीलों में आप बड़े मुनफरिद हैं। एक तो बेलाग बात करते हैं, जबकि आमतौर पर वकालत में चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं। आप बड़ी बेलाग गुफ्तगू करते हैं। कई बार जजेस ने आपको इस पर तंबीह भी की, तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बात इंसान दिल से समझता है कि ये सही है और मंतकी एतबार से सही है और कानून और आइन में सही है, फिर इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि जजेस जो हैं आपसे नाराज़ होंगे या नहीं होंगे, या आपकी आइंदा जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपकी वकालत के वो ख़राब होंगे कि नहीं होंगे। मैं आपको सबसे सिंपल मिसाल देता हूँ कि जो 3.25 साल 3.5 साल जो मेरा लाइसेंस, जो कि सस्पेंड हो ही नहीं सकता था, कानून में लिखा हुआ है कि अगर सस्पेंशन 3 माह से ज़्यादा हो नहीं सकती, उस वक्त के जो जजेस थे उन्होंने इस कदर ज़्यादती की, जिसमें कि वो एक तो वो जज साहब थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, मुनफरिद थे अपनी चुटिया से, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, और एक और उस ज़माने में चीफ़ जस्टिस से ज़हीर जमाली, वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादती की। और वो साकिब साहब जो थे वो चाहते थे कि मैं उनको कहूँ कि मुझे बड़ी नदामत हुई है, तो मैं ये झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मुझे नदामत बिल्कुल नहीं थी उसमें। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बात की थी वो सही थी, और अगर मैं उस वक्त अपने लाइसेंस को बचाने के लिए नदामत कहता तो मैं झूठ बोलता। इतना बड़ा झूठ मैं अदालत से नहीं बोल सकता था। अब उसका फ़ायदा आप पूछेंगे कि वो क्या हुआ। मेरी प्रैक्टिस तो इतनी उस वक्त चली हुई थी कि मुझे तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे कंपनसेट किया वो उन करोड़ों से बहुत ज़्यादा था। और वो पूछें आप क्या था, वो ये था वडायत साहब कि वो जो 3.5 साल थे, 4.25 साल, मेरे वालिदैन के वो आखिरी 3-3.5 साल थे, और मुझे मौका मिल गया कि मैं रोज़ाना अपने वालिद और वालदा को मिलता था, और कोई दिन नहीं था जब मैं उनको नहीं मिलता था सुबह, और मैं अपनी वालदा को ड्राइव पे नहीं लेके जाता था। तो मैंने समझा कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने वालिदैन को सर्व करूं। और फिर अल्लाह ने मेहरबानी भी बहुत की। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 101 साल 74 दिन थी, और मेरी वालदा जो थी वो 97 की थी। गो के ये जो लंबा साथ होता है, ये एक तरफ तो बहुत खुशी थी और अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ने उनको लंबी उम्रें दी, लेकिन जब इतना तवील साथ हो और जब हम बिछड़ते हैं तो उसकी तकलीफ़ जो है वो भी फिर उतनी ज़्यादा होती है। जिस ज़माने में जजेस से महाजराई थी और आपका लाइसेंस मुअत्तल किया गया था, आप सोचते थे कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या मुस्तकबिल तारीक तो नहीं हो जाएगा? एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुस्तकबिल तारीक हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी नाउमीदी नहीं हुई, बल्कि मैं बड़ा पुरुम्मीद रहा हूँ हमेशा। और ये चीज़ जो है मैंने गालिबन अपने वालिद से भी सीखी और अपने ससुर से भी सीखी। मेरे जो वालिद साहब थे वो हर वक्त वो एक पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिलती थी, और मेरे वालिद साहब सारी नमाज़ें पढ़ते थे। जस्टिस असलम रियाज साहब जो हैं वो ससुर वो नमाज़ें तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने उनकी तवातर के साथ देखी
कि उठते बैठते एक जुमला वो कहते थे और मुझ पे उसका बड़ा असर होता था कि अपनी देख के तो कहते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन मुकदमा कौन सा रहा? मुझे कोई भी केस कभी मुश्किल नहीं लगा। और एक दफ़ा मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में बहुत एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा था, बड़ा तेज़ फ्लीटिंग आर्गूमेंट्स हो रहे थे। तो जजेस मुझे सवाल करते थे और इससे कबल के उनका सवाल ख़त्म हो मैं उनको जवाब पहले ही दे देता था। तो जज साहब ने एकदम कहा कि हमारा सवाल मुकम्मल नहीं होता और आप जवाब पहले दे देते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। मैंने कहा जी सच बोलने के लिए नहीं सोचना पड़ता। आम तासुर तो यह है कि वकालत में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। आप कितना झूठ बोलते हैं, कितनी मसरत से काम लेते हैं? आज मैं आपसे खुल के ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली बड़ा डरपोक आदमी हूँ। मैं बहुत डरता हूँ, घबराता हूँ। मैंने कभी वो केस ही नहीं लिया जहाँ पे कि मुझे झूठ बोलना पड़े या जहाँ मेरी कोई कानून में वीकनेस हो। तो चूँकि केस मैं स्ट्रॉन्ग लेता हूँ, फिर अगर जजेस मेरे से बदतमीज़ी करते थे तो मैं उनके मुँह पे कह देता था कि जी बदतमीज़ी मत करें, मेरा सिर्फ ये है कि फैक्ट्स और लॉ पे मेरी बात आप सुन लें। तो वो मैं तुर्की बतुर्की उनको जवाब दे देता था और उसकी वजह ये थी, मेरी स्ट्रेंथ ही ये थी कि आई वॉज़ वेरी लकी, बहुत खुशकिस्मत था मैं कि मुझे केसेस कुछ ऐसे मिले कि मेरे केसेस ही अच्छे थे। उससे अल्लाह ने मेरे पे मेहरबानी की और मेरी वो जो सुबकी वकीलों को जो बर्दाश्त करनी पड़ती है, मुझे ज़िंदगी में वो बहुत कम बर्दाश्त करनी पड़ी थी। आप तो प्रोएक्टिव अदलिया के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं। जो फ़ाल अदलिया है इसके क्या नुकसान हुए हैं? इसका हमें बहुत नुकसान हुआ है और ये जो हमारी अदलिया है ये इसमें बहुत अदम बर्दाश्त आ गई है। और ये शुरू हुई उस वक्त जब लॉयर्स मूवमेंट चली, तो मैं शायद उन वाहिद चंद लोगों में से था जो कि सख्त ख़िलाफ़ था लॉयर्स मूवमेंट के। और एक दफ़ा एतजाज़ साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, मैंने उनको एक दिन कह दिया, मैंने कहा ये जो आप लॉयर्स मूवमेंट वगैरह में आप जो भी कर रहे हैं ये कोई अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि आप ये कल्ट बना रहे हैं। और वही हुआ, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं हुई। और इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली है वो बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी थी, क्योंकि ऑलरेडी एक फ़ैसला आ चुका था और वो फ़ैसला जो है वो रिव्यू भी नहीं हुआ था और उस फ़ैसले को ख़त्म किया जा सकता था या स्टैचूट के ज़रिए या आइनी तरमीम के ज़रिए। इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको बहाल कर दिया इफ्तिखार चौधरी साहब को, और उनको अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत से गैर कानूनी फ़ैसले करने पड़े। और सबसे बड़ा गैर कानूनी फ़ैसला वो था जिसमें कि मुशर्रफ साहब ने जब 30 जजों को निकाला तो इन्होंने उसी केस में मुशर्रफ को यूज़रपर डिक्लेयर करके 100 जज निकाल दिया। और जब 100 जज निकाल दिया और कोशिश ये की कि मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ अब ये ट्रीज़न का मुकदमा बनाया, क्योंकि उन्होंने 30 जज निकाले हैं, तो अल्लाह की तरफ से मैं उस वक्त अटर्नी जनरल था। तो मैंने जज साहिबान को बताया, मैंने कहा कि जी उन्होंने अगर 30 निकाले हैं और उन्होंने ट्रीज़न किया है तो हम उनकी आपकी बात मान जाते हैं कि जी मुशर्रफ साहब ने ट्रीज़न किया है। लेकिन फिर आप लोगों ने जिन्होंने PCO के ओथ उठा के तो 100 जज निकाल दिया, 209 की वायलेशन में आपने फिर एग्रेवेटेड हाई ट्रीज़न किया है, तो अगर ये मंतक है तो फिर आप उसमें ज़्यादा फंसेंगे। तो इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि ये चीज़ आप छोड़ें, आगे चलें, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, क्योंकि फ़तह मक्का में भी यही हुआ था, अब आगे चलें। लेकिन वो जो फ़तह हुई थी लॉयर्स को, ये फ़तह मक्का को फॉलो नहीं कर सके और उसमें नुकसान इन्हीं का हुआ है। आज तक अदलिया में जो लड़ाइयाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, वो हो रही हैं। मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब को कहा था जब मैं अटर्नी जनरल था, मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा जी बड़ा मौका है आपको, ये जो डिवाइड हो गई है बेंच में और बार में, ये खुदारा अपने फ़ैसलों को रिविज़िट कर लें, यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री और आपकी बड़ी इज़्ज़त होगी। उस वक्त उन्होंने मेरी बात को कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया था, क्योंकि वो बहुत ऊपर थे, मैं एक उस वक्त उस पेडेस्टल पे मैं नहीं था। लेकिन आज जब इतना वक्त गुजर गया है तो ना तो वो इतने हीरो रहे हैं और ना मैं इतना ज़ीरो रहा हूँ, तो अल्लाह ने सबको बराबर ही कर दिया। ये बात किस हद तक सही है कि आपने मरीम नवाज़ का केस जीता और इनाम के तौर पर आपको मुआवन ख़ुसूसी बराए दाखिला व एहतसाब बना दिया गया? मेरा ख्याल है कि ये बात सही हो सकती है सही, क्योंकि ये फैक्ट है कि मैं बड़ा मशहूर हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का और आसिफ जरदारी साहब का भी, कि मेरी जो परफॉर्मेंस रही थी एज अटर्नी जनरल, मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि जरदारी साहब का मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस था। और इस दफ़ा जब मरियम साहिबा का केस मैंने मियाँ साहब के कहने पे किया तो उसमें बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई थी और हमें ख़ासी कामयाबी मिली उन आर्गूमेंट्स में। और
मुझे यकीन है कि ये एक फैक्टर ज़रूर होगा मियाँ साहब के ज़हन में। तो और अगर उन्होंने मुझ पे ये एतमाद का इजहार किया है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं मियाँ साहब के एतमाद पे भी पूरा उतरूँ और आसिफ जरदारी साहब के एतमाद पे भी पूरा उतरूँ। भैया के वक्त दोनों के एतमाद पर पूरा उतरना मुश्किल नहीं होगा? नहीं, कोई इस वक्त तो क्लैश नहीं है, शुक्र है खुदा का, इकट्ठे हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ ने आपको कोई टारगेट दिया है कि उनके केसेस ख़त्म करवाएं? नहीं नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट के बाद मियाँ साहब से मेरी कभी बात नहीं हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज साहब से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बड़ी साफ बात मेरे से की थी। उन्होंने कहा था कि इरफान कादर साहब, हमारी तरफ से आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा और जो सही चीज़ है आप बेधड़क होकर करें और बिल्कुल हम आप पे एतमाद करते हैं। फैमिली से मुलाकात की, आप ये बताएं जी कैसी गुजरी ज़िंदगी आपकी इरफान कादर साहब के साथ? शानदार। इट वॉज अरेंज मैरिज जी। और बस वी आर लाइक फ्रेंड्स। हमने जी ज़िंदगी खुद जो स्ट्रगल करके, हम बच्चे थे दरअसल, अरेंज मैरिज थी। तो फिर अब 20 को हमारी शादी को 38 साल हो जाएंगे, 38 ईयर्स। तो हमने जो भी ज़िंदगी में स्ट्रगल थी, जो भी ऊंच नीच थी, वी वर लाइक पिलर्स, स्टैंडिंग लाइक पिलर्स टुगेदर। लड़ाई झगड़ा होता रहा? ज़्यादा मेरी ही चलती है, ये बात मान, लड़ाई होती नहीं है, बात लड़ाई नहीं होती, सरेंडर है ना जी, क्योंकि मेरी चलती है। सर मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ ब्रेन है, तो ये मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। ये बड़ी बुरी बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ द ब्रेन। सो अगर इधर से ताउन ना होता तो मैं हैंडीकैप्ड हो चुकी होती। इरफान कादर साहब की सबसे अच्छी बात कौन सी है और कौन सी ऐसी बात है जिस पे आप ज़रा इनको समझाती रहती हैं? अच्छी बात यह है कि इसने एज वाइफ फीमेल्स को आज़ादी दी हुई है पढ़ाई के लिए, अपना काम करने के लिए। मतलब ही इज़ नॉट इंटरफेयरिंग, ही इज़ वेरी टॉकेटिव, बोलते ज़्यादा हैं। तो इनको फिर लॉजिक से कायल करना पड़ता है। आप भी वकील बन गई हुई हैं? मैं भी वकील बन गई हूँ जी। मेरे खानून में है ना, डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन साहब की मैं पोती हूँ, जस्टिस असलम राज साहब की बेटी हूँ, जस्टिस आसिफ जान साहब मेरे सगे मामून। तो हमारे खून में ना लॉ है। बच्चों की तालीम और तरबियत में किसने ज़्यादा रोल अदा किया? दोनों ने। और प्लस सच्ची बात है कि मेरे बच्चों ने खुद पढ़ा है। इरफान साहब तो कहते थे इतना मत पढ़ो, मुनीब के पास 3 डिग्रियाँ। फादर की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? वही आज़ादी, इन्होंने हमें बहुत आज़ादी दी है और इनका कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कभी भी, चाहे वो पढ़ाई रिलेटेड हो या आने जाने। आई थिंक आई वॉज वन ब्लेस्ड चाइल्ड एंड वन गर्ल इन माई क्लास जिसको कि माँ बाप कहते थे कि प्लीज़ कहीं आओ जाओ, और अब जब जा ही रहे हो तो ज़रा घर लेट आना, क्योंकि हमारा घर में बड़ा फ्रेंडली माहौल होता था। तो आप अपने फादर को कुछ समझाती भी हैं? जी बहुत समझाती हूँ। क्या समझाती हैं? बस यही कि ज़रा केयरफुल होके चलें, और फिर मैं इनको बड़ी पढ़ाइयाँ बताती हूँ कि आप यूँ ये पढ़े। ये आयतें बहुत बताती है। इनको मैं कहती हूँ कि अब आप इस जगह पे जा रहे हैं तो ये पढ़ें। आप अपने वालिद साहब जो हैं जी, इनकी किन बातों से मुतासर हैं और किन बातों पे कभी तनकीद भी करते हैं? बिल्कुल। इनकी जिन बातों पे मैं मुतासिर हूँ, ये कि जो इनका असूल होता है उसके ऊपर फिर टिके रहते हैं। कम वॉट में लोगों को क्या अच्छा लगेगा, नहीं, जो ठीक है वो ठीक है, किसी को सही लगे गलत लगे, इफ़ ही बिलीव्स इन इट ही विल डू इट। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं सियासी या सोशल इश्यूज़ जिसके ऊपर मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं और फिर इनके भी बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, और वहाँ अगर हमारा क्लैश आ जाता है तो ऑफ कोर्स बड़ी हीटेड आर्गूमेंट्स होती हैं। तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड माई फादर थिंक्स के बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड है, एंड उस वक्त मुझे भी लग रहा होता है नहीं ये मेरी बात नहीं समझ रहे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अगर उस वक्त कैमरा कोई फिट हुआ हो ना कमरे में, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट और कोई हो नहीं सकती। बट ऑफ कोर्स मैं ज़रा अब ये क्या कहते हैं मिलेनियल इस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा बहुत नज़रियों का इख्तलाफ हो ही जाता है। वो हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ फार्म्स पे चलो, एंड आई वुड लाइक टू गो बट इट्स वेरी फार अवे। सो वो हमेशा हमें खानों पे लेके जाते हैं, और वो मेरे साथ लूडो भी खेलते हैं, एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली। घर से रवाना हुए,
वकालत में तो ज़िंदगी गुजरी, पसंदीदा मशागल क्या रहे? मुझे बहुत शौक़ है, एक तो स्पोर्ट्स का, अच्छा, और दूसरा मुझे नेचर का बहुत शौक़ है। मुझे आज भी बैडमिंटन का शौक़ है, मैं खेलता हूँ। फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ है, फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ, और मैं गोल्फ़ भी खेलता हूँ। तो मेरी इतनी फ़ीस हुआ करती थी कि मैं कोई भी गैजेट या गाड़ी ख़रीद सकता था, ज़मीनें और मकान मैं नहीं बना सकता था। लेकिन अपनी मर्ज़ी से जो भी कोई नया टेलीविज़न आता था, जब 60 इंच का या 61 इंच का, आज से 25 साल पहले भी, तो मैं वो ख़रीद लिया करता था। इस वक्त भी मेरे पास वो बड़े बड़े टेलीविज़न्स पड़े हैं, वो प्रोजेक्टर्स भी मैंने रखे हुए हैं। और अक्सर जब मैं अपने कमरे में अकेला होता हूँ तो मैं सारी दुनिया की सैर पे निकल जाता हूँ और फिर बहुत सारा म्यूज़िक सुनता हूँ। और म्यूज़िक में मेरी जो पसंदीदगी, आप हैरान होंगे सुन के कि वो बड़ी यूनिवर्सल है। मैं अरबी गाने बहुत सुनता हूँ, मैं तुर्की गाने बहुत सुनता हूँ, और मैं बंगाली म्यूज़िक मुझे बड़ा वो अट्रैक्ट करता है। क्योंकि क्लासिकल में मुझे इंडिया की एक गायक थी किशोरिया मुनकर, अच्छा, तो वो बहुत उनका वो वजदान में जाके वो गाया करती थी। उनका राग जौनपुरी जो है वो मुझे आज भी बड़ा अपील करता है, और वो मुझे मेरे विरसे में इसलिए मिला कि मेरे वालिद साहब सुबह के वक्त वो सुना करते थे राग जौनपुरी, जो मैं आज भी कभी सुनता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह से मेरा मिक्स है। इवन इंग्लिश क्लासिकल जो है मैं वो भी सुन लेता हूँ, उसमें वो जो बीथोवन और बाख है उनको भी मैं सुन लेता हूँ। तो मेरी एक यूनिवर्सल अपील है, और मैं बहुत सारा म्यूज़िक ऐसा सुनता हूँ जिसके कि मुझे अल्फाज भी समझ नहीं आ रहे होते, और मैं मेलोडी में गुम हो जाता हूँ, उसी में बह जाता हूँ। डिफेंस में ही अपनी बहन सोनो ज़का के घर पहुंचे। बहनोई और बहन ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। अक्सर बहन भाई इतना इन टच नहीं भी रहते, मगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हमारा राब्ता रहता है। एक हमारी बहन अमेरिका में है, जो मैं आपको वो बता सकती हूँ, इनका जो बचपन था जिसमें कि ये बाकी सारे उस वक्त किसी ने नहीं इनको देखा हुआ, तो ये बहुत एक शरीर बच्चा था। और ये वैसे इनका बहुत खेल कूद की तरफ बड़ा रुझान रहता था। हमने एक घोड़ा रखा हुआ था, तो वो तो इट वॉज़ अ पैशन विद हिम, वो राइडिंग। और एक और जो ये करते थे, इनका बहुत शौक़ था फुटबॉल खेलने का, जो अब भी ये खेल रहे होते हैं। अब भी अपने इर्द गिर्द के जो भी लोग होते हैं उनको इकट्ठा करके खेलने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा कायदे आज़म को बहुत हमेशा से आइडलाइज़ करते हैं, तो इनको वो बड़ा उनसे ही वॉज़ एनामर्ड बाय हिम। और उनकी जो हमारे ज़माने में सिनेमाज़ में भी डॉक्यूमेंट्रीज़ चलती थी जो कायदे आज़म पे होती थी, और उसमें आप देखते थे कि वो इज़ गोइंग इन अ क्राउड और वेविंग टू द क्राउड, तो वो चीज़ उनको बड़ी अपील करती थी। तो ऐसे हम लोग मरी वरी बहुत जाते थे। तो कई दफ़ा वहाँ जाते जाते वो लाइनें दरख्तों की होती थी ना, तो ही वुड कंसिडर हिमसेल्फ कि ये कायद की तरह ना ये उनको वेव कर रहे होते थे। मतलब बचपन में ये बड़ी इनकी प्यारी प्यारी इस तरह की बहुत सी बातें हैं। मैं तो इनको अपना छोटा भाई समझता हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ अपने बहन भाइयों में, तो ये मेरे लिए तो मेरे छोटे भाई की तरह है। बाकी एक ही प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक़ था, हमने प्रैक्टिस भी इकट्ठे की, इकट्ठा दफ्तर भी था हमारा। ये जो नई बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें जो पहला केस हुआ था, ही अपीयर्ड इन दैट केस, ह्यूमन राइट्स का केस था, एंड ही अपीयर्ड इन दैट केस विच इज़ एन ऑनर। ये जुल्ला साहब के ज़माने में इनके साथ मेरा जो ज़्यादा जो इंटरेक्शन है ना जी, वो 3 चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा है। 3 L उनको कहता हूँ। पहला लॉ है, क्योंकि ये कोई इनके पास प्रॉपोजिशन हो, मुझे कोई प्रॉब्लम हो, तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा L हमारा लैंड है, कि प्रॉपर्टी के मतलब इन्होंने कोई एडवाइस लेनी हो तो मेरे पास आते हैं। लैंड वगैरह ख़रीदनी थी इनके लिए, हमने काफ़ी देखते भी रहे, और इन्होंने ख़रीदी भी, फार्म बनाया है इन्होंने। और तीसरा हमारी जो कॉमन चीज़ है ना जी, वो है लेजर वाली चीज़ें,
जैसे कारों का मुझे बहुत शौक़ है, इनको भी बहुत शौक़ है, फिर गैजेट्स का बहुत शौक़ है, इनको भी बहुत शौक़ है गैजेट्स का। बहन के घर पुरतकल्लफ ज़ोराने का एहतमाम था। ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला कौन सा था? मुश्किल तरीन वक्त था वो ऑब्वियसली जब माँ बाप से जब वो हमसे अलहदा हुए, तो जब वो हमसे बिछड़े तो बहुत वो तकलीफ़ें था। सबसे ज़्यादा खुशी का मरहला कौन सा था? कब सबसे ज़्यादा खुश हुए? मेरा बड़ा दिल से ये यानी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ और खाना काबा को देखूँ और मस्जिद नबी में जाऊँ। तो ऑब्वियसली जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मुझ पे बहुत रिक्कत तारी हुई थी और मुझे एक बड़ी पुरसकून फीलिंग हुई थी जिसके कि मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये ज़रूर शेयर करूँगा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि खाना काबा पे मुझ पे क्या असरात हुए होंगे, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ। मैं तो जब वहाँ गया था वेटिकन में, रोम में, और एक दफ़ा नॉटर डैम चर्च में गया था, तो वहाँ भी जिस जज्बे से लोग खुदा की तरफ रुजू थे, उस जगह को देख के, वो माहौल देख के मुझ पे रिक्कत तारी हो गई थी। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि बतौर मुसलमान के खाना काबा में मुझे किस किस्म की तस्कीन और किस किस्म का सुकून मिला होगा। म्यो गार्डन पहुँचे, बचपन का अपना घर देखा। इस घर में पैदा हुआ था और ये हमारी ड्राइववे होती थी और मेरा बचपन जो है शुरू के 3 साल वो इस घर में मेरे गुजरे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी वो कुछ 1-2 नर्सेज होती थी जो कि उनकी ड्यूटी मेरे पे होती थी और उनका नाम था मिसेस लुइस, और वो टांगे पे यहाँ आती थी ड्राइववे से और फिर टांगे पे जाती थी, और जब वो आती थी तो सबसे पहले मुझे देखती थी और मुझे वो एक मिंट की स्वीट्स फेंका करती थी और मैं भाग के तो वो स्वीट्स उठा लेता था और बड़ा खुश होके मैं स्वीट्स खाता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग यादें हैं मुझे इस जगह की और यहीं पे मैं पैदा हुआ था। पाकिस्तान रेलवे म्यो गार्डन क्लब पहुंचे। सदर म्यो गार्डन क्लब मोहम्मद हनीफ गुल ने इस्तकबाल किया। म्यो गार्डन क्लब से आपकी क्या यादें वाबस्ता हैं? यहाँ पे मैं बैडमिंटन खेलने आता था, स्क्वॉश खेलने आता था, यहाँ पे फिल्म लगती थी और मुझे आज भी याद है कि हम ईस्ट पाकिस्तान फ्लड रिलीफ जब इकट्ठा कर रहे थे तो उस वक्त मैं यहाँ क्लास 8th या 9th में था और म्यो गार्डन क्लब में हमने एक फ़िल्म लगाई थी। फिल्म का नाम था अंदलीब। वो हमने फ़िल्म जाके औरेगा सिनेमा के मालिक थे तो रशीद साहब, उनके पास हम गए थे और एज स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे थे हम उनके पास गए और हमने कहा जी ये इस मकसद के लिए हमें एक फ़िल्म चाहिए आपकी। तो उन्होंने बग़ैर किसी हील हुज्जत के पूरी फ़िल्म जो है हमारी गाड़ी की डिक्की में रखवा दी और वो हमें जानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा ये फ़िल्म ले जाओ और ये वापस करना। और यहाँ पे हमने इस जगह पे टिकट लगाया था। जितने भी रेलवे ऑफिसर्स उनके बच्चे आए थे, इतने जज्बे के साथ सारे फ़िल्म देखने, और हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। और आज मुझे मौका मिल गया हनीफ गुल साहब की वसातत से कि इनसे मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं और गाए बगाए इनसे मुलाकात हो जाती थी। दोस्ती हमारी इस तरह से हुई कि इनके साथ कभी ज़्यादती हुई थी तो वो लॉ के नाते से ये मेरे पास एक दफ़ा आए थे और उसके बाद से हम रेगुलरली एक दूसरे को मिलते रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो म्यो गार्डन्स क्लब है उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। इरफान कादर साहब जो हैं वो, मैं चूँकि लॉयर भी हूँ बाई क्वालिफ़िकेशन और लॉ टीचर भी हूँ, तो हमारे लिए हमेशा ये कानून में बहुत बड़ा नाम है। और इरफान कादर साहब की और अली अहमद कुर्द साहब की
हम बहुत इज़्ज़त करते हैं इनके कैंडिड व्यूज़ की वजह से, जूरिस्प्रूडेंस की वजह से, और ये हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहे हैं। और उस दौरान में कभी मेरा दिल करता था कि मैं नौकरी छोड़ के मैं भी वकालत शुरू कर दूं, तो उसमें इन्होंने मुझे बड़ी जेनरस ऑफ़र की कि आपने अगर वकालत शुरू करनी है तो मेरा हाई कोर्ट का ऑफिस आपके लिए हाज़िर है। तो मैं सर आपकी वो जो अनायात हैं, जो आपकी जो मोहब्बत है, जो आपने हमेशा एक बड़े भाई के तौर पे पेरेंटल कैपेसिटी में हमें दी है, हमेशा याद रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि रेलवे को आपकी बहुत ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि आपके होते हुए हमारा रेलवे की जो पास्ट ग्लोरी है इंशाल्लाह आप वो रिवाइव कर सकेंगे। चाय पी। रेलवे मिनिस्टर रेस्ट हाउस आए। रेलवे मिनिस्टर रेस्ट हाउस में पुरानी यादें ताज़ा की। बचपन में वो बालकनी में खड़े होकर किशोर कुमार के गाने सुना करते थे। दाखिला और एहतसाब के महकमे आपके पास हैं। नैब के जो तरीक़ेकार है इस पर अदालतों ने भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सियासतदान बहुत मुखालफत कर चुके हैं कि आप नैब लॉज के अंदर कुछ तरामीम लाएंगे, इसके अंदर तब्दीली करेंगे। जी, मेरी तो बिल्कुल कोशिश है कि कुछ इस्लाहात आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एहतसाब का कानून है या तो सबके लिए एक हो, उसमें जजेस भी शामिल हों, उसमें बाकी तबके भी शामिल हों, और वो फिर उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हों, उसमें सियासतदान भी हों, तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये कि सिर्फ सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब हो और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब ना हो, तो वो मैं समझता हूँ कि वो बात ठीक नहीं है। क्योंकि अगर अदलिया की खुद एहतसाबी है और अगर बाकी जो अदारे हैं उनकी भी खुद एहतसाबी है, तो फिर यहाँ भी ब्यूरोक्रेट्स की भी फिर खुद एहतसाबी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जहाँ करप्शन का आंसर नहीं है, फेलियर टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं जिसमें कि लोगों को 5-5, 6-6 साल केसेस का सामना करना पड़ता है और पाबंद सलासल भी रहना पड़ता है, इस तरह के केसेस जो हैं वो मैं समझता हूँ नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल लाने चाहिए और वो ज़रूरी हैं। PTI को बहुत एतराज़ है कि नैब लॉज में जो तरामीम लाई गई हैं इससे हुकूमती ओहदेदारों को बहुत फ़ायदा हुआ है और वो अपने मुकदमा से जान छुड़ा बैठे हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखें, ये जितने भी ऑर्डिनेंसेस अभी रिसेंटली आए हैं, इसके 3-4 ऑर्डिनेंसेस तो PTI दौर में खुद आए हैं। तो ये तो वही कानून वज़ाती है जो PTI के दौर में आया था। तो जब वो लाए थे तो ठीक था, आज उसी की तायीद में अब अगर आया तो उससे वो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि PTI को भी चाहिए कि वो असम्बली का हिस्सा बने, अपना हिस्बे इख्तलाफ का रोल अदा करें और कानून साजी में वो भी उसी तरह हिस्सा लें और पार्लिमान को मजबूत बनाएं। जजों की जो तकर्री का तरीक़ेकार है इस पर बहुत एतराज़ात पाए जाते हैं। आप कितने मुतमईन हैं और क्या बेहतरी चाहते हैं इसमें? मेरे तो अपने बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब से ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है तो यहाँ पे वो शफाफ तरीके से तकर्रियाँ नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो माजी के थे वो थे, क्योंकि शुरू में जब अदलिया की बहाली के बाद वो इनसिक्योरिटी का शिकार थे और उन्होंने वो अपने आप को एक पूरा मुतलक़ल अनान बना लिया था जुडिशल कमीशन में कि उनका जो कम्प्लेक्शन था जुडिशल कमीशन का उसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और उसके अलावा एक रिटायर्ड जज भी डाल दिया और चीफ़ जस्टिस भी थे। अब चीफ़ जस्टिस ने जब पाकिस्तान की 13 जजेस ने या 14 जजेस ने पाकिस्तान के 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकाल दिए और सारी अदलिया को उखाड़ के फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि चीफ़ जस्टिस के पास ये हथियार है कि वो अपनी मर्ज़ी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे और जिसको मर्ज़ी निकाल दे। वो इतना खौफ तारी हो चुका था इफ्तिखार चौधरी साहब का उस वक्त कि जजेस जो थे वो जो जिसका नाम दे देते थे वो मेनोवन उसको एक्सेप्ट करते थे। और मैंने ये चीफ़ जस्टिस साहब को फिर चिट्ठी भी लिखी, क्योंकि मैं भी जुडिशल कमीशन का मेंबर था जब मैं अटर्नी जनरल था, और मैंने उनको लिखा, मैंने कहा कि जी इसमें जब तक आप ये क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं करेंगे और जब तक अपने रूल्स को
उस तरह से नहीं ढालेंगे, जब तक कि ये तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबर्स को इक्वालिटी नहीं देंगे, तो ये सारे जो जुडिशल कमीशन के इजलास हैं या ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इनमें शफाफियत नहीं होगी, तो मैं तो ये अटेंड नहीं करूँगा मीटिंग्स। और मैंने मीटिंग्स अटेंड करना छोड़ दी थी। आज भी वही सूरत हाल है और बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी डिवाइड है, और जो बातें मैं इतने साल पहले करके गया हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन्होंने ख़ुद सब ने ये बातें की हैं, और उनके भी रिजर्वेशंस हैं कि ये जो नॉमिनेट चीफ़ जस्टिस कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, चीफ़ जस्टिस का तो कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ, हर मेंबर जो है जुडिशल कमीशन का उसको नॉमिनेट करना चाहिए। हुकूमत और अदलिया आइन के अंदर रहते हुए कैसे मुस्बत तल्लुकात कायम कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बिल्कुल कोशा रहना चाहिए कि अदलिया को मजबूत करें, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करें, क्योंकि जब चीफ़ जस्टिस की अगर आप एम्पावरमेंट कर रहे हैं किसी फ़र्द वाहिद की, कि वो सारा सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ़ जस्टिस के आगे कमज़ोर पड़ जाए, तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, अदलिया अदालत की अपनी जो हैसियत है सुप्रीम कोर्ट की, फिर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता, फिर वो एक सबजुगेटेड कोर्ट होता है। लोग इंसाफ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत वक्त लग जाता है मुकदमात का फ़ैसला करने में, वजह क्या है, इतनी देर क्यों होती है? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। हमारे निज़ाम अदल में इंडिविजुअली बहुत अच्छे जजेस आए हैं, और जहाँ तक सिविल लॉ है, फ़ौजदारी कानून है, बहुत सारी जो प्रोपोजिशंस हैं बड़ी वेल सेटल्ड हैं। सिर्फ प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जब 10-10 जज, 8-8 जज, 15-15 जज बैठ जाते हैं उन केसेस का फ़ैसला करने, बाकी सारा काम छोड़ के, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट सियासी अखाड़ा बन जाता है। तो आला अदलिया को सियासी अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, उसकी जगह हमें सोचना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाएँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इससे सेपरेट हो। और ये जो बहुत ज़्यादा इस पे जो बोझ पड़ गया है ये सियासी मामलात का, और जैसे पीछे कोशिश की गई थी कि महकमे भी सुप्रीम कोर्ट चलाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के करने का काम नहीं है। अगर वो अपना काम करेंगे तो बैकलॉग भी कम होगा और हमारे कोर्ट्स अच्छा फंक्शन करेंगे, और हमारे पास अच्छे जजेस हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ चूँकि सियासी तौर पे हर जज का एक अपना शऊर होता है, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक बिल्कुल न्यूट्रल कोर्ट जो है उसकी तश्कील देनी पड़ेगी, जो कि मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इस कमी को पूरा कर सकता है। शायरी का शौक़ भी रखते हैं, पसंदीदा शायर कौन से हैं, और अपना भी कोई शेर सुना दें। मैंने ज़्यादा जो शायरी की है वो अंग्रेज़ी में की है, और पसंदीदा शायर मेरा जो है वो ऑब्वियसली मिर्ज़ा गालिब हैं, अल्लामा इकबाल हैं, और अपना शेर जो मुझे कुछ याद है वो मैंने एक दफ़ा लिखा था जब मैं अमेरिका गया हुआ था। मैं 30 दिन वहाँ रहा और मैंने को 32 स्टेट्स जो हैं फिर के देखी। सो एज़ टू अवॉइड डिफ़िकल्ट टाइम्स, पीपल फ्रॉम फार फ्लंग लैंड्स ऑफ वेरिंग क्लाइम्स with a firm resolve never to return to misery and plight, have migrated to this land of abundance and delight, where rivers of traffic flow, where jungles of skyscrapers glow, yani America ke downtowns, where jungle of skyscrapers glow, where animals live with zeal and zest, where thick virgin forests run from east to west, where nature's bounty is at its best. This is the land of all and sundry, this is the land of America. खुदा की तारीफ तो ये मैं असल में खुदा की तारीफ में कह रहा था कि तमाम जो जहान है वो अल्लाह ने बनाए हैं। अगर यहाँ पे हम भी उस तरह डेवलप करते तो शायद ये सारे अशार में पाकिस्तान के बारे में फिर कहते। किसी वकील से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस पूछना है तो ज़्यादती, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी औरत से उसकी उम्र पूछ ली जाए। लेकिन फिर भी जूनियर वकीलों के लिए ये बताना पसंद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस आज तक कितनी ली? सबसे ज़्यादा फ़ीस जो मैंने ली है, आप हैरान होंगे सुन के कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, एक रिव्यू चल रहा था और मैंने बहुत मेहनत से आर्ग्यू किया, और मैं नहीं कह रहा कि अच्छा आर्ग्यू किया या बुरा आर्ग्यू किया। मेरे क्लाइंट ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, उसने कहा था कि आपने जिस वफ़ादारी से और जिस लॉयल्टी से और जिस फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा केस किया है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है आपको देने के, मासवाए कि ये चिट्ठी तहरीर कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा अल्लाह का दिया हुआ बिल्कुल है, और मैं आपको ये ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ये फ़ीस भरें। अब आप मुझे बताएं कि मैंने कितनी भरी होगी। ये तो नहीं अंदाज़ा। मेरा मुंशी जो था उन दिनों में बड़ा मुफलिसल हाल था, मुश्किल में था, वो मेरे पास आया कि जी मेरे बच्चों का सवाल है, खुदा के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा भरें। मैंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, कोई बड़े से बड़ा ओहदा जो है ना वो ये मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। कम से कम ये ऐसा तोहफ़ा है मेरी ज़िंदगी का कि ये चेक मैं बग़ैर भरे हुए अपने पास हमेशा रखूँगा एज अ सर्टिफिकेट
कि मेरी सबसे ज़्यादा फ़ीस ये थी, और मैंने फिर उसको कभी भी इनकैश नहीं कराया। मैंने वो चेक जो है वो एक निशानी के तौर पे उसकी चिट्ठी और चेक अपने अलमारी में बंद की हुई है और मैंने उसको संभाला हुआ है। सियासत में बिल वास्ता तो दाखिल हो गए हैं, हुकूमती ओहदा तो ले लिया सियासी हुकूमत में, इंतखाबी सियासत में कब आएंगे? मैं आज भी समझता हूँ कि उस तरह मैं सियासत में नहीं हूँ, गो कि ये ठीक है कि ये एक सियासी हुकूमत है और इनका एतमाद है मुझ पर, तो ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि बग़ैर इलेक्शन लड़े भी मैं यहाँ पे एक मनसब जो है बतौर एक एक्सपर्ट के, वो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे ओहदा बरा हूँ और खैर खैरियत से मैं वो अपना टेन्योर जो है जितना भी है 6 माह 8 माह उसको पूरा करूँ। तो इससे ज़्यादा मेरे सियासी अज़ाइम उस तरह से नहीं। लेकिन आपकी सियासी ख़ानदानों से रिश्तेदारी भी है, चौधरी अहमद मुख्तार भी आपके समधी थे। जी बिल्कुल जी, वो मेरे समधी थे और उनका मैं बहुत मद्दाह भी हूँ और वो बहुत शरीफ नफ्स अच्छे इंसान थे और उन्होंने अपना उनके जो एग्ज़ाम्पल है कि ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी 22 फैमिलीज़ में से थे पाकिस्तान की, तो उनसे जो मैंने अब तक सुना कि उनको तो अपना जितना पैसा था उनका वो उन्होंने कमाया कुछ नहीं था बल्कि सारा सियासत में लग गया था बहुत सारा। तो उस चीज़ को देखते हुए भी कम से कम मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उस तरह की सियासत से दूर रहूँ।